Hello friends, good morning all of you। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। आज का हमारा विषय मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार वे प्राकृतिक व नैसर्गिक अधिकार होते हैं जिनके बिना एक व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, या हम यूँ कहें एक व्यक्ति के जीवन यापन करने के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही अनिवार्य हैं, जरूरी है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का कंसेप्ट भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा एक संकीर्ण अवधारणा है, क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान से प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत अगर हम ह्यूमन राइट्स का जिक्र करें, मानव अधिकार का जिक्र करें, तो मानव अधिकार एक व्यापक अवधारणा है, क्योंकि ये किसी देश की सीमा से बंधे हुए नहीं होते हैं, बल्कि बच्चे के जन्म के साथ ही उसे ये अधिकार मिलते हैं, ह्यूमन राइट्स मिलते हैं। इसके विपरीत मौलिक अधिकार जो है वो संविधान से प्राप्त होते हैं। एक पर्टिकुलर देश के नागरिक को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। मौलिक अधिकारों का कंसेप्ट काफ़ी साल पुराना है। अगर हम 805 साल पहले का जिक्र करें तो इंग्लैंड के राजा ने उस समय सामंतों को 15 जून 1215 में कुछ एक अधिकार दिए, जिनको कि मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया, मैग्ना कार्टा। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को या मौलिक अधिकारों को हम मैग्ना कार्टा भी कह सकते हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार जो है वो राज्यों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार हमेशा राज्यों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। जैसे कि मौलिक अधिकारों में लिखा होता है कि राज्य ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे कि व्यक्ति में भेदभाव होता है, चाहे वो जन्म के आधार पर है, जाति के आधार पर है, लिंग के आधार पर, या राज्य बाल श्रम नहीं करवाएगा। तो मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले इनकी संख्या 7 थी। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है, वैधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को केवल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं: समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक जिक्र किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, स्टेट की डेफिनेशन है कि वो सारी की सारी संस्थाएं जो सरकार से संबंधित है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से है या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, वो राज्य से संबंधित है, सरकार की संस्थाओं के अंतर्गत आती है। इसके अलावा
इसकी जो प्रकृति है, राज्य की जो प्रकृति है वो निषेधात्मक होती है। पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि राज्य जैसे कि कोई बाल श्रम नहीं करवाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, स्टेट की डेफिनेशन है, वो सारी की सारी संस्थाएं जो सरकार से संबंधित है, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो चाहे वो इनडायरेक्ट रूप से हो। इसके अलावा इसकी जो प्रकृति कैसी होती है, निषेधात्मक होती है। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 13, इसके बाद आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के बारे में ये कहा जाता है कि अनुच्छेद 13 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद मौलिक अधिकारों में कोई है तो वह अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 में महत्वपूर्ण क्या है? अनुच्छेद 13 में विधि शब्द का प्रयोग किया गया है। विधि की जो जानकारी है वो अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत है। अल्पीकरण की विधि का वर्णन अनुच्छेद 13 में किया गया है। अनुच्छेद 13 इस शब्द का भी इस बात को प्रकट करता है, या हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका को ये ऐसा अधिकार देता है कि किसी भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है, ऐसा कोई भी अधिकार, ऐसी कोई भी विधि, ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, मौलिक अधिकारों को अक्षति पहुंचाता है, उसमें पुनरावलोकन करने की शक्ति न्यायपालिका के पास है। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 13 में किया गया है। इसी के साथ साथ विधि शब्द की परिभाषा, विधि शब्द की डेफिनेशन अनुच्छेद 13 में दी गई है। विधि किसके द्वारा बनाई जाती है? संसद के द्वारा बनाए गए कानून। विधि से हमारा अभिप्राय है कि संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून है वो अनुच्छेद 13 में है। और अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को ये शक्ति देती है, न्यायपालिका को ये राइट देती है कि वो किसी भी ऐसी विधि जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करती है, मौलिक अधिकारों को अक्षति पहुंचाती है, उसमें पुनरावलोकन कर सकती है। इसीलिए अनुच्छेद 13 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार का जिक्र अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में कुल 5 अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। तो समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें कुल 5 अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में 2 बातों का जिक्र किया गया है। इसमें कुल 2 पॉइंट हैं, 2 मुख्य बातें हैं। पहला, विधि के समक्ष समानता, नाम से स्पष्ट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। पहली बात, विधि के समक्ष समानता, कानून सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। ये कंसेप्ट भारतीय संविधान में इंग्लैंड से लिया गया है। सेकंड बात, विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण। ये कंसेप्ट यूएसए से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण से हमारा अभिप्राय है कि अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग व्यवहार कानून कर सकता है। कानून अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग व्यवहार कर सकता है। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति है और एक विकलांग व्यक्ति है, दोनों के लिए एक निश्चित समय में अगर हम कहें कि
1 किलोमीटर की रेस आपको 10 सेकंड में लगानी है तो दोनों व्यक्तियों के लिए ये सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है। इसलिए विधियों का जो समान संरक्षण है ये कहता है कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग व्यवहार कानून कर सकता है। जो विकलांग व्यक्ति है उसके लिए अलग और जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए अलग प्रावधान कानून कर सकता है। इसी के साथ साथ SC ST के जो नियम हैं यह हम कह सकते हैं कि राज्य बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित या SC ST से संबंधित कोई भी प्रावधान कर सकता है। राज्य ऐसा सकारात्मक प्रावधान कर सकता है विधियों के समान संरक्षण के तहत। तो अनुच्छेद 14 में मुख्य 2 बातें हैं। विधि के समक्ष समानता कि कानून सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, और विधियों का समान संरक्षण कि व्यक्ति के साथ अलग अलग व्यवहार कानून कर सकता है। इन दोनों बातों का जिक्र अनुच्छेद 14 में किया गया है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में कुल 5 आधारों का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 15 में कुल 5 आधार हैं कि जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(3) राज्य बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ऊपर अभी हमने पढ़ा कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 15(3) में किया गया। अनुच्छेद 15(4) कहता है कि राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए शिक्षण संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य SC ST पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए शिक्षण संस्थाओं में, सामान्य शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है अनुच्छेद 15(4) के तहत। इसके अलावा अनुच्छेद 15 में एक और बात है। अनुच्छेद 15(5) कहता है कि SC ST और पिछड़े वर्गों के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जा सकती है। अनुच्छेद 15(4) व अनुच्छेद 15(5) में अंतर क्या है? अनुच्छेद 15(4) सामान्य शिक्षण संस्थाओं का जिक्र करती है। अनुच्छेद 15(5) उच्च शिक्षण संस्थाओं का जिक्र करती है। बाकी दोनों में ही समानता है, दोनों ही रिजर्वेशन की बात करते हैं, दोनों ही शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन 15(4) सामान्य शिक्षण संस्थाओं का जिक्र करता है और 15(5) उच्च शिक्षण संस्थाओं का जिक्र करता है। अनुच्छेद 16 में रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 रोजगार में अवसर की समानता की बात करता है कि रोजगार देते समय किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य, इसमें कुल 7 आधार बताए हैं। 7 आधारों के आधार पर जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव तथा निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में रोजगार के अवसर की समानता है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 में 7 प्रकार के आधार बताए हैं कि राज्य जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 16 में है।
इसी के साथ साथ अनुच्छेद 16(3) कहता है कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ऊपर अभी हमने पढ़ा कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16(3) कहता है कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास। अनुच्छेद 16(4) कहता है कि सरकारी नौकरी में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होने पर आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) कहता है कि अगर किसी कैटेगरी को नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस समय राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करके उस पर्टिकुलर कैटेगरी से संबंधित रिजर्वेशन की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है अनुच्छेद 16 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया गया है। छुआछूत की समाप्ति की गई है, एबोलिशन। अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है, अस्पृश्यता की समाप्ति कर दी गई है। अब वर्तमान में कोई अस्पृश्यता छुआछूत करता हुआ पाया जाता है तो सजा का प्रावधान है। इस प्रकार से अनुच्छेद 17 में छुआछूत की समाप्ति से संबंधित है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। टाइटल को एबोलिश किया गया है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। केवल 2 प्रकार की उपाधि आप ग्रहण कर सकते हैं। सेना व शिक्षा संबंधी उपाधि को छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधि को छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। डॉक्टरेट की उपाधि आप ग्रहण कर सकते हैं, डीलिट की उपाधि आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि आप ग्रहण नहीं कर सकते सेना व शिक्षा संबंधी उपाधि को छोड़कर। इसके अलावा अनुच्छेद 18 कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। इस बात का जिक्र भी अनुच्छेद 18 में किया गया है।